राधे राधे साथियों। मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी साथियों को नए साल की 2025 की पूरे तिलक एजुकेशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, ये जो नया साल है आपके जीवन में नई उत्साह, नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ ये जो नया साल है आपके जीवन में आए, ऐसी मेरी आप लोगों के साथ शुभेच्छाएं हैं। और इस नए साल में जिस चीज के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिस सरकारी सेवा में जाने के लिए आप प्रयासरत हैं, वो आपको जरूर मिले और आपका चयन सरकारी सेवा में हो। और जब भी अगला जो नया साल आए 2026, उसमें आपके साथ एक सरकारी नौकरी हो और आप उसी सरकारी नौकरी के साथ अपना नया साल मनाएं। साथियों, ये जो नया साल है इसमें आप लोगों को एक रिवोल्यूशन लेना है, जिसमें आप लोगों को क्या करना है कि अपने पढ़ाई के प्रति इतने आप डेडिकेट रहिए और आपको मोबाइल से जो ये रील की जो दुनिया है उसमें आपको क्या करना है, इससे थोड़ा दूर जाना है और अपने पढ़ाई के प्रति पूरा अपने आप को झोंक देना है, क्योंकि तभी ही जाके आपका सरकारी सेवा में सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत कम वैकेंसियां हैं, काफी सारा कंपटीशन है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये रियल है और रील की दुनिया से यदि आप बाहर आएंगे तो आप रियल लाइफ की ओर आगे बढ़ जाएंगे। और मैं तो कहता हूं कि जितना आप रील से दूर जाते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप पढ़ाई के नजदीक जाते जाएंगे। ऐसा भी नहीं है आप लोगों को एक दिन में चीजों को छोड़ना है, एक दिन में छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे अपने मोबाइल से दूर जाते जाइए और अपने पढ़ाई को ज्यादा से ज्यादा कीजिए। क्योंकि जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप में आपके कॉन्फिडेंस आएगा, आपको विश्वास होगा कि आप इसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो इस चीज को आपको करना है। तो नए साल में एक छोटा सा रिवोल्यूशन लीजिए और मोबाइल से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि ये आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ाई से दूर लेता जा रहा है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तो क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं कि जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज की जो क्लास है वो साथियों काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम वापस से शिक्षण विधि की जो क्लास है उसको करेंगे, जिसमें हम आज विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बताया था, तो आप उस क्लास को जाकर एक बार देख सकते हैं शिक्षण के उद्देश्य क्या है। और वहां से भी जो ब्लूम टेक्सोनोमी है उससे वहां से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनता है। और आज की क्लास में भी हम कुछ ऐसी विधियां डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, जो आपका प्री का जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो हम कुछ जो विधियां हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो टीचिंग मेथड हम स्टार्ट करते हैं। टीचिंग मेथड, मैंने आप लोगों को साथियों ये बात लास्ट क्लास में भी मैंने बोल दी थी, लेकिन मैं वापस से आपको इस बात को वापस से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा आप अच्छे से टीचिंग मेथड पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीचिंग मेथड ही आप लोगों को सिखाता है कि आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। न सिर्फ, और आप जब भी टीचिंग मेथड पढ़े तो आपका आपके दिमाग में एक उद्देश्य तो ये होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्रैक करना है। वो तो सबसे पहले ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हम जो टीचिंग मेथड पढ़ रहे हैं वो एग्जाम को क्रैक करने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ एग्जाम क्रैक करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमें बच्चों को कितना अच्छे से उन बच्चों को पढ़ाना है, उनके दिमाग में चीजों को बिठाना है, ये भी हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो इस उद्देश्य के साथ यदि आप टीचिंग मेथड को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप चीजों को अच्छे से समझ भी पाएंगे और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां आप उस चीज को अप्लाई भी कर पाएंगे। क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर्फ अप्लाई बेस आते हैं, तो उन चीजों को अप्लाई करना भी आप लोगों को आना चाहिए। अब देखिए साथियों, जो शिक्षण विधियां हैं उनमें काफी सारी विधियां हैं, जिनमें व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, हॉरिस्टिक विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, समस्या समाधान विधि, ठीक है, और प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, ऐसी न जाने कितनी अनेक सारी विधियां हैं। भाषा संसर्ग विधि, बहुत सारी अलग अलग विधियां हैं, दूरस्थ विधि। तो ऐसी बहुत सारी विधियां हैं जिनको जिनके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हम बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएं। और अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इन विधियों की बात की गई है। तो आज हम कुछ ऐसी विधियां डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो उन विधियों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं साथियों, जिनमें हम देखें कुछ ऐसी विधियां हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे एक आगमन विधि, आगमन विधि से साथियों बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगमन विधि है, निगमन विधि है, ठीक है, और प्रोजेक्ट विधि है, जिसको आप परियोजना विधि भी बोल सकते हो, प्रदर्शन विधि है। तो आज हम कुछ ऐसी विधियां डिस्कस करेंगे जिनके
पूछने के चांसेस ज्यादा हैं और आप लोगों को आज ये भी पता चलेगा कि आप लोगों को विधियां पढ़नी किस तरीके से हैं। तो इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझेगा ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने जो टीचिंग मेथड पढ़ी है और हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो मैं फर्स्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आगमन विधि। देखिए ये विधि मैं इसलिए आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्योंकि इस विधि से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत सारे हैं और ये विधि आप लोगों को आगे की वीडियो में सहूलियत प्रदान करेगी। आप आगे की वीडियो में काफी सारी चीजें कनेक्ट करेगी। तो आगमन विधि को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए साथियों, आगमन विधि होती क्या है? एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से आप बच्चों को उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हो। किसके माध्यम से समझा रहे हो? उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हो और छोटे बच्चों को समझा रहे हो, क्योंकि यह विधि एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आप बड़े बच्चों को ज्यादा चीजें नहीं समझा सकते। बड़े बच्चों के लिए यह विधि नहीं बनी है, ये किसके लिए बनी है? छोटे बच्चों के लिए विधि बनी है। इस विधि से यदि आप लोगों को क्योंकि आप जितने भी साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनको पढ़ाना छोटे बच्चों को ही है, 1 से 8 तक के बच्चों को ही हमें पढ़ाना है और मैं भी छोटे बच्चों को ही पढ़ाता हूं। लेकिन जब भी आप क्लास में जाओगे तब आपको इस विधि को अप्लाई करना आना चाहिए, क्योंकि आपको छोटे बच्चों को पढ़ाना है और यह विधि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए ही है। अब इस विधि के अंदर होता क्या है? नंबर 1 बात कि पॉइंट ध्यान रखिएगा। नंबर 1 कि इसमें आपको क्या करना है? बच्चों को उदाहरण के माध्यम से पढ़ाना है। किसके माध्यम से पढ़ाना है? उदाहरण के माध्यम से। इसमें आप जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं बच्चों को साइंस पढ़ाता हूं क्लास के अंदर, तो मुझे बच्चों को मान लीजिए कि बल का चैप्टर पढ़ाना है, फोर्स। अब मैंने क्या किया बच्चों को कि मुझे फोर्स को समझाना है, लेकिन एक तो यह तरीका है कि मैं बच्चों को डायरेक्ट फोर्स की डेफिनेशन बता दूं, या फिर मैंने क्या किया कि बच्चों को समझाने के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया। क्या बनाया? बॉक्स बनाया। और एक बॉक्स बनाकर मैंने क्या किया, अब देखिए जब भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे साथ में इंटरेस्टेड भी होने चाहिए, उनको किसी चीज में मजा भी आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक ऐसा डायग्राम भी बना दिया। तो बच्चे क्या थोड़े से हंसने लग गए, और बच्चे क्या हंसने लगे और साथ में उनको क्या लगा कि ये कौन बना दिया। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें यदि आप करेंगे और छोटी छोटी चीजों के माध्यम से समझाएंगे तो चीजें बच्चों को समझ में भी आएगी। तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया और एक मैंने क्या किया, एक बेलन बना दिया। और यहां पर भी क्या कर रहा है, एक दूसरा व्यक्ति है ना, जो इसको क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, और ये भी व्यक्ति क्या कर रहा है, इसको धक्का मार रहा है। तो मैंने बच्चों को बताया कि ये व्यक्ति इस चीज को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, और ये चीज क्या कर रही है, आगे खिसक रही है। इसने इसको धक्का दिया, इसने इसको धक्का दिया, तो ये भी क्या हुई, गुड़कने लग गई। क्या करने लग गई? गुड़कने लग गई, लुढ़कने लग गई। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इन चीजों को मैंने बताया तो बच्चों को लगा कि ये चीज को धक्का मारता है तो ये आगे खिसकती है। तो मैंने क्या किया, उदाहरण दिया। बच्चों के दिमाग में क्या किया, एक बार उदाहरण डाला कि ये चीज ऐसे खिसकती है, तो यही क्या है, बल है। तो मैंने उदाहरण देने के बाद बच्चों को क्या समझ में आया कि उदाहरण देने के बाद मैंने बच्चों को कहा कि ये चीज इस तरीके से क्या हो रही है, ये चीज तो खिसक रही है और ये चीज लुढ़क रही है। तो मैंने क्या किया, बच्चों ने दोनों चीजों के बाद में मैंने क्या कर दिया, या तो उनको निरीक्षण किया, निरीक्षण करके उनको बताया कि तुलना क्या होती है, इनके बीच क्या की, तुलना की। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, दोनों चीजें समझाई। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को क्या दे दिया था, उदाहरण दे दिया। उदाहरण देने के बाद मैंने तुलना कर दी। तुलना करने के बाद मैंने बताया कि यही क्या है, बल है, नियमीकरण कर दिया। उदाहरण देने के बाद नियमीकरण कर दिया। मैंने बच्चों को बता दिया किसी वस्तु को धक्का मारने से उस वस्तु में गति उत्पन्न होना ही क्या है, बल है। और बच्चों को समझ में भी आया उदाहरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? उदाहरण के माध्यम से समझ में आया। मैंने दोनों चीजों की भी तुलना की कि वस्तु क्या हो रही है, ये भी चल रही है और ये वाली वस्तु भी चल रही है। थोड़ी थोड़ी तुलना मैंने उनके बीच में की, तो बच्चों को समझ में आया। फिर उनको मैंने क्या किया, बल की परिभाषा बता दी। अब बल की परिभाषा बताने के बाद नियमीकरण करने के बाद बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, खुद ने भी क्या किया, किसी वस्तु को धक्का मारा तो वो वस्तु सच में खिसकने लगी। और उनको ये बात समझ में आ गई, परीक्षण करने के बाद ये बात समझ में आ गई और उनके दिमाग में चीज फिट हो गई कि किसी वस्तु को धक्का मारने से उस वस्तु में गति का उत्पन्न होना ही क्या है, बल है। तो ये चीज क्या हुई, आगमन विधि हो गई। क्या विधि हो गई, आगमन। आगमन विधि के माध्यम से हमें समझ में आया कि बच्चों को उदाहरण के माध्यम से, छोटी छोटी क्लास में बच्चों को यदि आप इस तरीके से उदाहरण के माध्यम से और अलग चीजों के माध्यम से समझाएंगे तो बच्चों को क्या होगा कि जल्दी चीजें समझ में आएगी
तो छोटी क्लास की अब देखिए इस चीज से और सारे कितने सारे पॉइंट निकल के कि एक तो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अब बड़ी कक्षाओं में आप इस चीज को काम में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप छोटी छोटी चीजों को यदि इस तरीके से पढ़ाएंगे तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। साथ ही बच्चों को, जो बच्चे हैं बड़ी क्लास के अंदर, जो बच्चे हैं जो थोड़े अच्छे एक्टिव बच्चे हैं, जिनकी आईक्यू लेवल अच्छा है, वो क्या होंगे, क्लास में बोर होने लग जाएंगे। आधी क्लास का माहौल खराब हो जाएगा। आधी क्लास का माहौल अच्छा होगा और आधी क्लास का माहौल खराब हो जाएगा। तो ये चीजें हम बड़ी क्लास के अंदर इतना अच्छे से नहीं कर सकते। तो देखिए आगमन विधि की 4 पद है, इन्हीं को बोलते हैं पद, है ना। आगमन विधि के क्या है, ये पद है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आगमन विधि के पद ध्यान रखने हैं एक तो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उदाहरण होगा सबसे पहले, उदाहरण के बाद निरीक्षण और तुलना होगी, जिसके बाद क्या होगा, नियमीकरण होगा, और लास्ट में क्या होगा, परीक्षण होगा। क्या होगा, परीक्षण होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अब आगमन विधि के सूत्र, आगमन विधि के सूत्र देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगमन विधि के सूत्र से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए उदाहरण से नियम की ओर, अब आप लोगों को यह चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए ही मैंने आप लोगों को सबसे पहले आगमन विधि के पद समझाए, चरण समझाए। उदाहरण से हम कहां गए थे, नियम की ओर गए थे, अभी गए थे ना। सबसे पहले हमने बच्चों को क्या बताया, उदाहरण बताया। जिसके बाद हमने बच्चों को क्या बता दिया, नियम बता दिया। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर गए। बच्चों को यह बात तो पता थी कि कोई किसी वस्तु को आप धक्का मारते हो और वो वस्तु आगे खिसकने लगती है। ये बात थोड़ी थोड़ी बच्चों को पता थी। और फिर आपने क्या किया, अज्ञात, बल तो अज्ञात था बच्चों के लिए। बल थोड़ा जानते थे कि इसको बल बोलते हैं, इसी चीज को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो आप ज्ञात से कहां चले गए, अज्ञात की ओर चले गए। मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त। अब देखिए जो नए बच्चे होते हैं ना, उनको ये मूर्त अमूर्त भी समझ में नहीं आता कई बार। ठीक है, तो मूर्त होता है कि जो चीज आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो मूर्त है, जो जिस मूर्ति है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मूर्ति जो है उस तरीके से यदि आप लोगों को दिखाई दे रही है तो मूर्ति से क्या है, अमूर्त, जो मूर्ति नहीं है, तो जो चीज दिख नहीं रही है उसकी तरफ क्या करें, हम जा रहे हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हैं। तो मूर्त से क्या हो गया, अमूर्त हो गया। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य। आपने बहुत सारी चीजें बताई, जो अलग अलग चीजें थी, फिर आप क्या चले गए, लास्ट में एक सरलीकरण कर दिया। विशिष्ट से सामान्य का मतलब है कि लास्ट में आपने उसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस तरीके से प्रत्यक्ष से प्रमाण, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। भाई जो चीज आप लोगों को प्रत्यक्ष होता है ना, कि जो चीज आपके सामने है, तो जो चीज आपके सामने है तो फिर आपने क्या कर दिया, उसको प्रमाणित भी कर दिया। तो जो चीज प्रत्यक्ष से कहां चले गए, आप प्रमाण की ओर चले गए। तो ये चीजें हैं जो किसके नियम है, जो सूत्र हैं किसके, आगमन विधि के। और ये सूत्र आप लोगों को रटने नहीं है। मैं आप लोगों को आज भी बोल रहा हूं कि यदि आप टीचिंग मेथड को रटेंगे तो आप लोग इस चीज को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि रटना है इसका मतलब बार बार पढ़ना है। यदि आपने चीजों को रटना छोड़ दिया और समझना चालू कर दिया तो सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। यदि इस तरीके से आप चीजों को एक बार समझ लेंगे तो आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर किस विधि के किस विधि का सूत्र है, तो आप तुरंत एक बार में टिक लगा दोगे, आगमन विधि। अब देखिए आगमन विधि के बाद हम जाते हैं निगमन विधि की ओर। आगमन विधि के बाद आती है निगमन विधि। निगमन विधि, अब देखिए ध्यान नहीं आ रहा है ना, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि नी से नियम, नी से नियम, इस चीज का यदि आप लोग ध्यान नहीं रख सकते, जो नए बच्चे हैं जो अभी लेटेस्ट तैयारी कर रहे हैं रीट की, उन चीजों के लिए, उनके लिए क्या है कि इस चीज का एक सिंबल है ना, एक हिंट है कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नी से क्या होगा, नियम होगा। इस विधि के अंदर सबसे पहले नियम बताए जाएंगे। क्या बताए जाएंगे, नियम। तो यदि आप लोगों को इसके पद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। मैंने बताया कि आगमन विधि क्या है, निगमन विधि की उल्टी है, जस्ट बिल्कुल उल्टी है। जैसे कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, आगमन हो गया। एक व्यक्ति, उसी व्यक्ति को आप बैक साइड से देख रहे हो, ठीक है, बस उसी चीज को आप क्या कर रहे हो, बैक से देख रहे हो, वही क्या है, निगमन है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, नियमीकरण होगा। सबसे पहले क्या हो गया, नियमीकरण हो गया। नियमीकरण होने के बाद, है ना, उसके बाद क्या दिए जा रहे हैं, उदाहरण दिए जा रहे हैं।
मैंने बच्चों को बता दिया कि ये बल है, और बल के बाद बताया कि ये इसके उदाहरण है। तो नियम के बाद क्या बता दिए बच्चों को? उदाहरण बता दिए। फिर क्या किया? निरीक्षण या तुलना की। उसके बाद निरीक्षण या तुलना की, और उसके बाद क्या किया? प्रशिक्षण किया। उसके बाद क्या किया? प्रशिक्षण किया। तो आगमन विधि और निगमन विधि में डिफरेंस कहां पर है? इसमें सबसे पहले क्या बता दिए? नियम बता दिए, और उदाहरण कहां पर बताए? उदाहरण बाद में बताए। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले नियम बता दिए जा रहे हैं, जिसके बाद क्या बता दिए जा रहे हैं? उदाहरण बता दिए जा रहे हैं। तो इस चीज का क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। अब इसके जो सूत्र बनेंगे, जिसके जो सूत्र बनेंगे, ये तो क्या थे? इसके पद थे। इसके जो सूत्र बनेंगे वो क्या होंगे? आगमन के उल्टे, जस्ट आगमन के बिल्कुल क्या होंगे? विपरीत होंगे। तो इसके अब एक बार सूत्र देख लेते हैं। सूत्र नंबर 1 है ना, जैसा कि बताया था मैंने आप लोगों को, नियम से उदाहरण की ओर। आगमन में हमने क्या पढ़ा था? उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट। नंबर 3, उसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। नंबर 4, अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ठीक है। और नंबर 5, और उसमें क्या था? हमने ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ा था। किसकी ओर? ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें क्या जाएगा? अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो इस तरीके से क्या करना है आप लोगों को? चीजों को ध्यान रखना है कि जो चीज आपने आगमन में पढ़ी, बस नी में एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, नी फॉर नियम। बस यहां पर क्या आ जाएगा? नियम, रूल। ये क्या आ जाएंगे? नियम। बस नी फॉर नियम। यदि आप इस तरीके से चीजों को याद रखते हैं तो मुझे लगता है कि आगमन निगमन विधि आपने आज पढ़ ली, इसके बाद जब तक आप मेंस देंगे तब तक आप लोगों को ये चीज दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगी, और आप लोगों को वापस इस चीज की, विश्वास मानिएगा, यदि आपने इस तरीके से पढ़ा तो आपको वापस दोबारा आगमन और निगमन विधि पढ़ने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आगमन विधि और निगमन विधि होती क्या है। इसके बाद साथियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे एक विधि, है ना, जिस विधि से मुझे लगता है कि वो विधि बहुत ज्यादा काम की है, और उस विधि से वो काफी हेल्पफुल करती है। वो जब भी आप टीचिंग करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उस विधि का नाम है प्रदर्शन विधि, और ये विधि अभी इस समय बहुत ज्यादा फेमस है। प्रदर्शन विधि ऐसी विधि जिसमें आप बच्चों को हर चीज क्या कर रहे हो? विजुअल कर रहे हो, दिखा रहे हो। क्योंकि देखिए साथियों, पढ़ाने का एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है कि LSR और W, ये होता है पढ़ाने का प्रोसेस। कि सबसे पहले आप बच्चों को क्या कर रहे हो? लिसनिंग करवा रहे हो। और पढ़ने का भी नियम यही है कि जितना ज्यादा बच्चा लिसनिंग करेगा, है ना, L फॉर लिसनिंग, सुनना, लिसनिंग, ठीक है। S फॉर स्पीकिंग, बोलना। R फॉर रीडिंग, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, LSRW भी। और W फॉर राइटिंग, W फॉर राइटिंग। तो सबसे पहले जितना ज्यादा बच्चा सुनेगा उतनी ही ज्यादा उसके दिमाग में क्या होगी? क्लियरिटी आएगी। और पढ़ने का प्रोसेस यही है कि सबसे ज्यादा हमें सुनने पे ध्यान देना चाहिए। S फॉर स्पीकिंग, उसके बाद बोलना। R फॉर रीडिंग, उसके बाद पढ़ना। और W फॉर राइटिंग, और उसके बाद लिखना। लेकिन अक्सर मैं भी स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाने जाता हूं तो मैं भी उनको यही बोलता हूं, वो क्या करते हैं, और हम भी यही करते थे, जब भी मैं पढ़ता था तब हम भी यही करते थे, और आज भी हमारी जो शिक्षा है वो इसी के अकॉर्डिंग ढली हुई है। हम सबसे ज्यादा ध्यान किस पर दे रहे हैं? राइटिंग पर ध्यान दे रहे हैं। हम सिर्फ लिखने का काम करते हैं। हम कोई भी क्लास देखेंगे या फिर कोई भी चीज होगी तो सबसे पहले लिखने बैठ जाएंगे, उस चीज को लिखेंगे। हम लिसनिंग कम से कम करते हैं और राइटिंग सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो इसी चीज की वजह से आज कहीं ना कहीं और हर स्कूल के अंदर शिक्षा का क्या होता जा रहा है? अभाव होता जा रहा है। और ये चीजें आगे जाके एक बड़ा कारण बन सकती है कि बच्चों को पिछड़ने का, कि सबसे ज्यादा क्या हो रही है? राइटिंग हो रही है, सबसे ज्यादा लिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा यदि चीजों को सुनाया जाए तो वो चीज हो सकती है।
अब लेकिन इस चीज के पीछे इसका एक दोष भी है, ठीक है, कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को सुना भी नहीं सकते, हर चीज को आप बच्चों को दिखा भी नहीं सकते। और प्रदर्शन विधि एक ऐसी विधि है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि बच्चों को हर चीज दिखा के बता रहे हो, ठीक है। तो हर चीज यदि आप दिखा दिखा के समझा रहे हो तो वो क्या होगा, बड़ी क्लास के लिए तो उपयोगी नहीं है, क्योंकि बड़ी क्लास के अंदर आपको बहुत सारा सिलेबस है और बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्या करनी है, पढ़ानी है। और यदि आप लोगों को बहुत सारी चीजें बच्चों को पढ़ानी है तो आप हर चीज को बच्चों को दिखा नहीं सकते। तो प्रदर्शन विधि एक ऐसी विधि है ना, जो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी। नंबर एक, छोटी कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी है। दूसरा, इससे आप, है ना, बच्चों को दिखाकर समझा रहे हो, बच्चों को दिखाकर क्या किया जाता है, समझाया जाता है। इससे जो, यदि आप चीजों को बच्चों को दिखा दिखाकर समझाओगे, जैसे आपने बच्चों को एक शंकु बताया, तो शंकु बता रहे हो आप, तो शंकु में आपने अच्छे से उसको दिखाया और उसको दिखाने के बाद आपने बच्चों को बताया कि ये आधार है, इस तरीके का शंकु होता है, तो उसके माइंड में एकदम बिल्कुल फिट हो जाएगा और वो उस चीज को भूल भी नहीं पाएगा। तो उसकी जरा आपने जो ज्ञान दिया है, दिखाकर जो आपने चीजों को बताया, वो ज्ञान कैसा होगा, स्थायी होगा, उसके कॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठ जाएंगी। और अभी तो गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा प्रयास यही चल रहा है कि जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है कि स्मार्ट बोर्ड, अधिकतर गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर आ भी चुके हैं, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं उनके अंदर स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं। क्योंकि स्मार्ट बोर्ड की सहायता से आप क्या कर रहे हो, बच्चों को हर चीज दिखा रहे हो, दिखा दिखा कर बच्चों को क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो। तो प्रदर्शन विधि कहीं ना कहीं काम आ रही है, नहीं आ रही, प्रदर्शन विधि काम आ रही है। और इसी चीज के ऊपर गवर्नमेंट का भी क्या फोकस है कि आप बच्चों को दिखा दिखा कर एक एक चीज बच्चे देखने चाहिए और उस अकॉर्डिंग क्या करनी चाहिए, समझनी चाहिए। तो इसके द्वारा जो ज्ञान होगा वो कैसा होगा, स्थायी होगा। ज्ञान कैसा होगा, स्थायी होगा। अब देखिए, छोटी कक्षाओं के लिए तो उपयोगी है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं हो सकती, क्योंकि बड़ी कक्षाओं में कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि यदि आपको विज्ञान बच्चों को पढ़ानी है, साइंस यदि बच्चों को पढ़ानी है, तो वहां आप यदि चीजों को दिखाकर पढ़ाओगे, दिखाकर समझाओगे, तो वो चीज भले वो 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन वो चीजें जो उन्होंने पढ़ी हैं वो उनके जीवन में काम आए। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एग्जाम पास करना ही नहीं है दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य ये भी है कि वो आपके जीवन में भी काम आनी चाहिए। तो शिक्षा एक ऐसी शिक्षा हो जो आपके जीवन में भी काम आए। तो विज्ञान शिक्षण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विज्ञान शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण, विज्ञान शिक्षा के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, प्रदर्शन विधि है, इसके अंदर क्या होगा कि जो टीचर होगा, पूरी क्लास है एक तरीके से, आप एक बार इमेजिनेशन कीजिए कि क्लास है, उसमें आप बच्चों को, जैसे मैं आप लोगों को कोई भी चीज दिखा दिखा के पढ़ा रहा हूँ कि इस तरीके का मानव होता है, ठीक है। और यहाँ से जैसे खाना है, मैं पाचन तंत्र पढ़ा रहा हूँ और खाना खाते हैं, पूरा विजुअल चल रहा है, एकदम बिल्कुल एनिमेशन टाइप में चल रहा है, खाना खा रहे हैं, इस तरीके से आहार नाल में जा रहा है, इस तरीके से पाचन हो रहा है, लेकिन बच्चों का ध्यान भी आपकी तरफ है, लेकिन सारा टीचर सेंटर हुआ, कैसे, शिक्षक केंद्रित हुआ। शिक्षक ने जो जो चीजें बताई वही चीजें क्या हो, बच्चों को समझ में, बच्चों ने कुछ नहीं किया, इसके अंदर क्या है, बच्चे एक तरीके से इनएक्टिव है, पूरा जितना भी है शिक्षक की क्या है, एक्टिवनेस है, बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चे सिर्फ चीजों को सुन रहे हैं, जो भी टीचर बता रहा है उसी को क्या कर रहे हैं, सिर्फ बच्चे सुन रहे हैं, इसके अलावा बच्चे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो एक क्या हो गया, ये शिक्षक केंद्रित विधि, क्या है, शिक्षक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित विधि। बच्चों का क्या है, इसके अंदर बच्चों का पूरी तरीके से सहयोग नहीं है, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या है, प्रदर्शन विधि की क्या है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो चीज आप लोगों को समझनी जरूरी है। अब यदि मैं आपसे बात करूं इन कि प्रदर्शन विधि के दोष क्या है, तो आप, ये तो क्या हो गए प्रदर्शन विधि की लगभग लगभग क्या होगी, खामी, मतलब अच्छाइयां हो गई। बाकी यदि दोष की बात की जाए तो दोष क्या हो सकते हैं, छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन बड़ी कक्षाओं के लिए क्या है, उपयोगी नहीं है। बड़ी क्लासों के अंदर पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा, बच्चों को दिखाकर समझाया जाता है, बड़े बच्चों को चीजें दिखाकर समझाई जाए तो वो चीजें क्लास के लिए भी क्या होगी, अनुशासन हीनता की वजह बन सकता है
कि आप बच्चों को दिखा रहे हैं, कुछ बच्चे देख रहे हैं, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो चीज क्या है, एक तरीके से वो वाली बात भी हो सकती है। ज्ञान स्थायी होता है, ये तो इसकी विशेषता है, इसमें आप कुछ बुराई नहीं कर सकते। ये ज्ञान कैसा होगा, स्थायी होगा, चाहे भले आप बच्चों को दिखाएं या बड़ों को दिखाएं। विज्ञान शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। अब सिर्फ विज्ञान शिक्षण के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी विषय भी तो है, बाकी विषयों के लिए क्या है, ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो प्रदर्शन विधि क्या है, विज्ञान शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक केंद्रित विधि है, विद्यार्थी केंद्रित विधि नहीं है। इसके अंदर सारा रोल किसका होता है, शिक्षक का होता है। विद्यार्थी इनएक्टिव रहते हैं और सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाते, वो कुछ अपना कुछ योगदान नहीं दे पाते, इसलिए क्या है, इस विधि का ये दोष हो गया। बस छोटी छोटी चीजों को यदि आप रिलेट करते हुए चलोगे तो आप जितनी भी विधियां हैं उनको अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से चीजों को समझ भी पाओगे। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको खटाक से टिक कर पाओगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रदर्शन विधि के अंदर मैंने आप लोगों को जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी चीज आप लोगों को समझना जरूरी थी, वो मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा आप लोगों को प्रदर्शन विधि में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम जो विधि डिस्कस करने जा रहे हैं उस विधि का नाम है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि, इसको प्रोजेक्ट विधि भी बोलते हैं इंग्लिश में भी, या फिर इसको परियोजना विधि भी बोलते हैं। देखिए आपके जब एग्जाम में नाम आएगा तो शायद हो सकता है कि प्रोजेक्ट विधि ही नाम आए, परियोजना विधि नाम ना आकर प्रोजेक्ट विधि नाम आए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो प्रोजेक्ट विधि है, इसके जो सबसे पहले विचारक रहे हैं, मतलब जिसके सबसे पहले दिमाग में जो बात आई ना, उनका नाम था ड्यूवी। लेकिन इन्हीं के शिष्य रहे, इन्हीं के कौन रहे, शिष्य, जिनका नाम है किलपैट्रिक। वो इसके क्या माने जाते हैं, जनक। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट विधि के या परियोजना विधि के जनक कौन है, तो आपको किस पे टिक करना है, किलपैट्रिक पे टिक करना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके विचारक तो कौन रहे, ड्यूवी। विचारक भी पूछे जा सकते हैं, और शिष्य कौन, इसके जनक कौन रहे, किलपैट्रिक इसके जनक रहे। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट विधि के अंदर आप लोगों को एक बात तो ये ध्यान रखने की है कि इसके विचारक और जनक कौन थे। अब देखिए प्रोजेक्ट विधि में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको पूरी प्रोजेक्ट विधि समझा दूंगा कि प्रोजेक्ट विधि के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और इस विधि का उद्देश्य क्या है, इस विधि को हम क्यों काम में लेते हैं और इसका हमें लाभ क्या है। ये सारी चीजें हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझ लेंगे। तो सबसे पहले इस विधि के अंदर एक चीज आती है कि परिस्थिति का निर्माण करना। परिस्थिति का निर्माण, इस विधि के सबसे जो पहला पॉइंट है वो यही है कि इसमें क्या है, परिस्थिति का निर्माण। परिस्थिति का निर्माण के बाद है योजना का चयन। योजना का चयन। नंबर 3 है योजना का कार्यक्रम बनाना। योजना का चयन, एक मिनट। परिस्थिति का निर्माण, योजना का चयन, योजना का कार्यक्रम बनाना, फिर है योजना को क्रियान्वित करना। योजना को क्रियान्वित करना, क्या करना, योजना को क्रियान्वित करना। पहला क्या है, परिस्थिति का निर्माण करना। दूसरा क्या है, योजना का चयन। तीसरा क्या है, योजना का कार्यक्रम बनाना। और चौथा क्या है, योजना को क्रियान्वित करना, योजना का मूल्यांकन करना। ठीक है, पांचवा क्या है, योजना का मूल्यांकन। और लास्ट है योजना का लेखा जोखा। योजना का लेखा जोखा। अब देखिए साथियों, जो प्रोजेक्ट विधि है, परियोजना विधि है, इसके अंदर आप इस एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा कि जैसे कोई कंपनी है, तो उस कंपनी में क्या किया जा रहा है कि काम करवाना है, आपको कोई भी काम करवाना है, तो अब आप क्या है, आपको जो भी काम मिला है, आपको जो भी काम करवाना है, तो वो काम क्या करेंगे, आप आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको प्रोजेक्ट है, आप समझाएंगे कि ये वाला एक प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट पे आपको क्या करना है, काम करना है। तो आपने उनको क्या दे दिया, काम दे दिया। अब वो खुद जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं,
जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं ऑफिस के अंदर, उनको आपने एक काम दिया, अब वो उस काम को क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिस्कस करके करें, क्योंकि एक जने को तो वो काम समझ में आने वाला नहीं है। तो सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से डिस्कस करके क्या कर रहे हैं, उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने इसको काम दिया है ना, और आपने सबको काम दे दिया, फिर कोई किससे कोई कुछ पूछ रहा है, किससे कोई कुछ पूछ रहा है, किसी ने उस चीज का कोई चीज है, कोई प्रॉब्लम है, उसका किसी व्यक्ति ने अच्छा सॉल्यूशन निकाल दिया, तो उसने सबको बताया, ठीक है, और वही सॉल्यूशन क्या हुआ, फिर आपके पास आया, फिर आपने उसको चेक किया कि चीज सही है या नहीं है, फिर आपका प्रोजेक्ट बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये बस वही है, एक तरीके से आप उसी तरीके से इसको इमेजिन कीजिए कि प्रोजेक्ट विधि क्या है, उसी तरीके की एक विधि है। तो इसके अंदर होता क्या है, प्रोजेक्ट विधि के अंदर बच्चों को क्या कर दिया जाता है, आपको जैसे कोई भी चीज है, तो सबसे पहला पद है ना, अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, परिस्थिति का निर्माण करना। आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को कोई भी प्रश्न उत्तर, किसी भी कहानी, ठीक है, या किसी भी घटना के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं कि एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं जिसके माध्यम से आपको क्या करवाना है, जो भी कार्य करवाना है, तो आपने क्या किया, एक परिस्थिति का निर्माण किया। किसी बच्चों को कोई भी कहानी बताई, कोई भी घटना बताई, तो घटना आदि के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं। अब परिस्थिति का निर्माण करने के बाद बच्चे क्या करेंगे, योजना का चयन करेंगे। जैसे आपने बच्चों को बता दी कि कोई भी चीज है, कोई भी घटना है, उसके बारे में आपने उसका जिक्र कर दिया, तो अब बच्चों को चयन करना है कि वो किस योजना का चयन करना है, किस तरीके से उस चीज का वो खुद क्या करेंगे, बच्चे करेंगे। कौन करेंगे, बच्चे। तो इसलिए इस विधि की सबसे एक अच्छी खास बात यह है, प्रदर्शन विधि के अंदर एक बात अच्छी यह नहीं थी कि वो शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन इसके अंदर यह है कि ये शिक्षक केंद्रित ना होकर विद्यार्थी केंद्रित है, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज की जाती है वो किसके माध्यम से की जाती है, विद्यार्थी के माध्यम से की जाती है, विद्यार्थी ही इस चीज को करता है। तो ये कौन सी किस तरीके की केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित विधि है। तो बच्चे क्या करते हैं, वापस से योजना का चयन करते हैं, वो खुद से चयन करते हैं, इसमें टीचर की कोई भागीदारी नहीं होती है, वो खुद से अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं, योजना का चयन कर रहे हैं। योजना का चयन करने के बाद योजना का कार्यक्रम बनाया जाता है कि उस योजना को किस तरीके से करना है। ये किसकी सहायता से बनाया जाएगा, ये शिक्षक की सहायता से योजना का कार्यक्रम बनाया जाएगा कि योजना को आपको किस तरीके से करनी है। तो योजना का क्या किया जाएगा, कार्यक्रम बनाया जाएगा। फिर उस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा कि उस योजना को किस तरीके से आपको क्या करना है, क्रियान्वित करना है, योजना को क्रियान्वित करना। फिर आपने उसका कार्यक्रम बना दिया, फिर उसको क्या कर दिया, क्रियान्वित कर दिया कि इस तरीके से ये योजना है, इसका पूरा प्रारूप है, और इस तरीके से हमको क्या करना है, इस पे काम करना है। वो भी किसके माध्यम से होगा, शिक्षक के माध्यम से आप क्या होंगे, योजना को क्रियान्वित करेंगे। योजना को क्रियान्वित करने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि इस योजना को, जो हमने योजना बनाई है, क्या ये योजना बिल्कुल सही है, या फिर इस योजना को हमें किस जगह पर काम में लेना है, और इसका इसके अंदर क्या चीज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस चीज का हमको क्या करना है, उसका मूल्यांकन करना है। और मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जाता है, मूल्यांकन भी शिक्षक और विद्यार्थी स्वयं करते हैं। पहली बात तो सबसे पहले विद्यार्थी अपना आकलन खुद करते हैं कि हमने कोई गलती तो नहीं की, या फिर हमने जो भी किया है ना, उसका उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, ठीक है, और या फिर वो चीज सही है या नहीं है। फिर वो शिक्षक के पास जाते हैं, फिर शिक्षक उस चीज को वापस से क्या करता है, चेक करता है। फिर चेक करने के बाद क्या होता है, योजना का मूल्यांकन होता है। फिर योजना का लेखा जोखा होना। लेखा जोखा कैसे होगा कि फिर एक चीज चेक की जाएगी कि इस जो हमने योजना थी, इस योजना में क्या क्या समस्याएं आई, इस योजना में क्या क्या समस्याएं आई, इन समस्याओं का समाधान आगे क्या हो सकता है, उन समस्याओं को जानना, उन समस्याओं से अवगत होना ही क्या है, योजना का लेखा जोखा होना। वो होता है ना कि आप किसी भी चीज का लेखा जोखा रख रहे हो पूरा, कि आपने इस समय ये किया था, उस समय ये किया था, ठीक है, तो वो चीज का जो लेखा जोखा है वही क्या है, योजना का लेखा जोखा है कि आगे यदि हम इस समस्या को या इससे संबंधित यदि कोई और चीज करें, तो हमें इस चीज की प्रॉब्लम पहले आई थी, अब इस चीज की प्रॉब्लम वापस ना आए, तो उन चीजों का क्या किया जा रहा है, लेखा जोखा। तो सबसे पहले क्या होता है, परिस्थिति का निर्माण होता है, और परिस्थिति का निर्माण शिक्षक के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से हो रहा है, शिक्षक के माध्यम से। शिक्षक कोई भी कहानी, घटना, कुछ भी बताकर परिस्थिति का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। योजना का चयन किया जा रहा है, वो भी बच्चों के माध्यम से, उसमें शिक्षक की कोई भागीदारी नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट विधि को अच्छे से समझना है। बाकी प्रोजेक्ट विधि होगी, उसके माध्यम से क्या होगा, एक तो ये सब विधि है वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, विद्यार्थी स्वयं करके सीख रहा है, ना कि उसको किसी के द्वारा सिखाया जा रहा है। दूसरा, इससे बच्चों में सामाजिकता का भाव उत्पन्न होता है, बच्चों के अंदर सहभागिता का भाव उत्पन्न होता है, हेल्पिंग नेचर बच्चों के अंदर आता है, क्योंकि वो
ग्रुप में एक साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, योजना का चयन कर लिया। योजना का चयन करने के बाद योजना का कार्यक्रम बनाना। तो योजना का जब कार्यक्रम बनाया जाएगा तो उस समय क्या करेगा, शिक्षक बच्चों को एक ग्रुप बनाकर बच्चों को अलग अलग क्या करेगा, समस्याएं बच्चों को बता देगा कि ये समस्याएं आपको इस तरीके से सोल्व करनी है। बाकी दूसरा ग्रुप बना दिया, उसको ये वाला काम दे दिया। अब चीजों को डिस्कस किया जा रहा है, ग्रुप बनाकर क्या किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, सहभागिता का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ योजना का क्या हो गया, कार्यक्रम बन गया। फिर जिसके बाद योजना को क्रियान्वित किया जाएगा कि वो उस चीज को, समस्या को क्या करेंगे, समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और वो समाधान किस तरीके से निकाल पाते हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसका क्या किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा। तो एक तो बच्चों में सहभागिता का भाव उत्पन्न हो रहा है, सामाजिक गुणों का बच्चों के अंदर विकास हो रहा है, बच्चों के अंदर बोलने की अच्छी कैपेसिटी उत्पन्न हो रही है, बच्चे काफी सारी चीजें सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, बच्चों के अंदर उत्पन्न हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको ध्यान रखनी है। तो इसके कुछ पॉइंट्स और हैं, है ना, जिनको हम लिख लेते हैं कि जैसे करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को आनी चाहिए। देखिए, अब जो भी मैंने आप लोगों को बातें बताई तो उससे आपको ये बात समझ में आ गई कि ये करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। ये क्या है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है ना। सामाजिकता का भाव उत्पन्न होता है बच्चों में, सामाजिकता का भाव उत्पन्न करती है। ये क्या करती है, सामाजिकता का भाव उत्पन्न करती है। हेल्पिंग नेचर आता है, हेल्पिंग नेचर बच्चों के अंदर क्या होता है, हेल्पिंग नेचर उत्पन्न होता है, सामाजिकता का भाव उत्पन्न होता है, करके सीखने के सिद्धांत पर है। दूसरा विद्यार्थी केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्रित है ना। ज्ञान स्थायी होता है। ये सारे पॉइंट्स आप खुद से निकाल सकते हैं क्योंकि ज्ञान स्थायी होता है, क्योंकि काफी टीचिंग मेथड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो घूम फिर के वापस से वही पॉइंट्स क्या होंगे, वापस आएंगे। जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्या ज्ञान कैसा होता है, स्थायी होता है ना। विद्यार्थी केंद्रित है, वो शिक्षक केंद्रित ही है, विद्यार्थी केंद्रित है। बस छोटी छोटी चीजें जिनको आप यदि एक बार समझ लिया, एक बार उस चीज को पकड़ लिया, तो काफी सारी चीजें जो आप लोग वैसे ही क्या कर पाएंगे, कर पाएंगे। अब देखिए, इसके अंदर एक चीज और है कि जैसे कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, आपको बच्चों से करवाना है। तो बच्चे इस चीज का विशेष ध्यान रखेगा, क्योंकि मैं इस बात पे बार बार इसलिए डोल रहा हूं क्योंकि ये चीज कई बार पूछी जा चुकी है। तो यदि बच्चे उस चीज का कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका चुनाव खुद से कर रहे हैं, ना कि टीचर करवा रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उस चीज का चुनाव खुद से कर रहे हैं, है ना। तो एक दूसरा उनके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता उत्पन्न होती है। तो ये भी आप पॉइंट्स इसके अंदर जोड़ सकते हैं, डिसीजन लेने की क्षमता उत्पन्न होती है। बच्चे खुद से करते हैं तो आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है। समवायिक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उनके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होता है, आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो किसके हैं, प्रोजेक्ट विधि के हैं। और तो प्रोजेक्ट विधि में यही चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई थी। सबसे मेन चीज तो इसके जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि परिस्थिति का निर्माण करना, योजना का चयन करना, योजना का कार्यक्रम बनाना, योजना को क्या करना, क्रियान्वित करना, मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करने के बाद लेखा जोखा रखना। तो ये पॉइंट्स आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये पॉइंट्स किसके हैं, या फिर इस पॉइंट्स के बाद कौन सा पॉइंट आएगा। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इन पॉइंट्सों का ध्यान रखना। मेन जो है इसी 6 पॉइंट है जिनको ही आप लोगों को क्या करना है, मेन समझना है। 6 पॉइंट के बेस पर पूरी परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि टिकी हुई है, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी और भी जो भी सारी विधि है, समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि और होरिस्टिक विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि, ये जो भी 4-5 विधियां हैं जो मुझे लगता है कि काफी सारी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में ये विधियां हैं जो पूछी जाती हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो जब तक के लिए आप इन चारों विधियों को बहुत अच्छे से समझिए और बाकी जो भी विधियां हैं वो आप खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाई है उसी तरीके से आप इन चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आप लोगों को समझ में भी आएगी, साथ ही आप इस चीज को आने वाले टाइम में अप्लाई कर पाओगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। वापस आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नया साल है आपके जीवन में एक सरकारी सेवा के साथ आपके जीवन में आए और
आप खूब मस्त रहें, अच्छे रहें और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त रहें। मैंने आप लोगों को जब स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप मोबाइल से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए, आप किताबों के साथ ज़रूर आप नज़दीकियाँ बनाते हुए चले जाओगे, यदि मोबाइल से यदि आपकी डिस्टेंस रहेगी तो। और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में साथियों टीचिंग मेथड की नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आने वाली जो टीचिंग मेथड है उनके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।